प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम 4th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मा। इसमें हमारा सब टॉपिक है अगला वो है ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। उसके बाद देखिए, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि आसपास का जो क्षेत्र है उसमें चली जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहती है, क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यदि दो वस्तुएं उनका समान ताप है तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए खोज करें। एल्यूमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप दो छड़ों के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को किसी भी तरीके से गर्म कीजिए, चाहे मोमबत्ती है या जैसे कि आप गैस की आंच पर गर्म कर सकते हैं। और ध्यानपूर्वक देखिए, आपने क्या करना है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ मोम के टुकड़े लगाए हैं इसने, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप मोम के टुकड़ों के साथ साथ अगर पिन भी लगा लें इसमें, ठीक है ना, पिन भी लगा लें तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। आप इसको जब गर्म करेंगे तो ये जैसे कि आपने 5 पिनें लगाई हैं, मोम के साथ चिपकाई हैं, तो गर्म होगी पतली पट्टी धातु की और धीरे धीरे गर्मी कहाँ जाएगी, दूसरे सिरे की ओर जाएगी। तो जो पहले पिन चिपकी हुई थी पहले वो गिरेगी, फिर दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। इस प्रकार से मोम के टुकड़े जो हैं धीरे धीरे गिरना आरंभ होते हैं। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? जो टुकड़ा गर्म क्षेत्र के निकट है वह पहले गिरता है, उसके बाद दूसरा। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? देखिए, क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? यानी कि तभी उठा सकते हैं जब वह लकड़ी की बनी हो या प्लास्टिक की बनी हो, क्योंकि फिर वह गर्म नहीं होती। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, डिवाइडर आदि इकट्ठे कीजिए, गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिए। देखिए, वस्तु स्टील की चम्मच, पदार्थ किससे बनी? धातु की बनी है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? स्टील की चम्मच का तो होगा, प्लास्टिक का नहीं होगा, ठीक है ना। लकड़ी की पेंसिल बनी हुई है तो उसका भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें चालक और कुचालक मिल जाएंगे, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, यानी कि जिनका वो सिरा जो गर्म पानी के बाहर था वह गर्म नहीं हुआ, वो वस्तुएं कुचालक हैं। और जिन वस्तुओं का दूसरा सिरा जो गर्म पानी के बाहर था वह गर्म हो गया, वो वस्तुएं चालक कहलाती हैं। चालक वस्तुओं के उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। आगे देखिए, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं।
तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। गोल पैंदे का फ्लास्क लीजिए, यदि फ्लास्क उपस्थित ना हो तो आप पिक कर ले सकते हैं, उसमें पानी भरिए, तिपाई पर रखिए, कोई ऐसा प्रबंध कीजिए कि उसके नीचे मोमबत्ती रखी जा सके। ठीक है, स्ट्रोक की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के नीचे ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए और जो कुछ आप देख रहे हैं उसको चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म होकर हल्का होता है और ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए नीचे आता है। देखिए एक बार यहाँ पर क्या है, इस बर्तन की तली में गुलाबी रंग के कुछ क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल गुलाबी रंग देते हैं जब घुलते हैं, तो वहीं पर हमने इसको गर्म करना है और इस प्रकार बर्तन में से आँच यूँ निकलेगी, जैसे इसमें दिखा रखी है, दिख रही है आपको ये। तो ये बर्तन के अंदर जो पानी है, बर्तन के अंदर जो पानी रखा हुआ है वो गर्म हो रहा है और आँच के कारण पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं वो घुल रहे हैं। और देखिए जिग जैग, ये राउंडिंग ऐसे इस प्रकार से आपको ये जिग जैग फॉर्म में ये रंग आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको पता लगेगा। देखिए फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास से जल फिर इसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो यानी कि पानी जैसे जो द्रव है, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। आगे देखिए जल में ऊष्मा का संवहन दिखा रखा है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण बेटा इसी प्रकार होता है संवहन के द्वारा कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, आग जो है, आग जब जलाएंगे तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी हल्की होकर, और जैसे कि जलेगी आग, उसमें से जो गैसें निकल रही हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी, आसपास की साफ वायु उसका जगह लेने के लिए नीचे आ जाएंगी। फिर से वो ईंधन जलेगा और धुआं आदि निकलेगा तो ऊपर जाएगा, वो वायु भी जाएगी, साथ में वो गैसें भी जाएंगी धुएं बनकर जो निकल रही हैं। उसके बाद और साइड की साफ वायु वहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि ये भी संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो 4.9 क्रियाकलाप इसमें क्या है, मोमबत्ती लेनी है आपने, हाथ को ज्वाला के ऊपर और दूसरे हाथ को ज्वाला के साइड में रखना है। थोड़ा इस प्रकार रखें कि आपका हाथ जल ना जाए। क्या आपको दोनों हाथ समान गर्मी में इसका अनुभव करते हैं, देखिए ध्यान से रखना है इसको। मोमबत्ती रखी हुई है, एक हाथ थोड़ा ऊपर करना है, वो थोड़ा हल्का सा आपको गर्मी महसूस होगी, और एक आपको साइड में करना है। लेकिन जो हाथ साइड में किया हुआ है ना, वह गर्म नहीं महसूस करेगा, क्योंकि साइड में वायु जो है वह ठंडी होती है और जो वायु ऊपर उठती है गर्म होकर वह गर्म होती है। तो यानी कि जो संवहन है, देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वह वायु के लो की ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती। हालांकि थोड़ी बहुत गर्म तो हो सकती है, लेकिन जितनी लोग के ऊपर गर्म होती ना, उतनी तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है उनके साथ। देखिए दिन के समय क्या होता है, स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। देखिए बहुत इजी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको यहाँ साइंस में भी काम आएगा, आपको एसएस में भी काम आएगा, और एसएस में तो काफ़ी लंबे टाइम तक काम आएगा ये, 10th 11th 12th में भी। देखिए क्या होता है, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ठीक है ना, दिन के समय जो स्थल है पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ठीक है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र के ऊपर जो वायु है, जो ठंडी वायु है, वो स्थल की ओर बहती है। ठीक है ना, तो दिन के समय ठंडी हवा आएगी उनके पास,
तटीय क्षेत्र में रहते हैं जो लोग, ठीक है। चक्र को पूरा करने के लिए फिर से स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है, गर्म वायु समुद्र की ओर जाएगी और ठंडी वायु समुद्र से स्थल की ओर आएगी, ठीक है ना। तो समुद्र से चलने वाले ये वायु जो है वो क्या कहलाएगी, समुद्र समीर कहलाएगी, ठीक है। समुद्र समीर को ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में जो भवन बनाए जाते हैं वो भवन, खिड़कियाँ जो होती हैं उनके अंदर भवनों खिड़कियाँ होती हैं वो समुद्र की ओर बना देते हैं ताकि दिन के समय ठंडी हवा वहाँ से घर के अंदर आए, ठीक है। रात में क्या होता है, ये प्रक्रम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, यानी कि रात को समुद्र गर्म होता है और धरती ठंडी होती है, ठीक है ना। तो समुद्र के ऊपर का जो पानी है, समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर धीरे से ऊपर की ओर उठती है, वहाँ पर वायु दाब कम हो गया, ठीक है ना। तो स्थल के ऊपर की जो ठंडी वायु है वो समुद्र की ओर आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो वायु स्थल से जल की ओर जा रही है वो वायु कहलाएगी थल समीर, ठीक है ना, या फिर इसको स्थल समीर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है चित्र 4.11 में दोनों तरीके दिखा रखे हैं। एक नीचे देखिए, ठंडी वायु समुद्र से स्थल की ओर और गर्म वायु स्थल से समुद्र की ओर दिन के समय। रात के समय क्या होता है, समुद्र से गर्म वायु कहाँ जाएगी, क्षेत्र की स्थल की तरफ जाएगी और स्थल से ठंडी वायु कहाँ आएगी, समुद्र की ओर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे फिर कल करेंगे, विकिरण का चैप्टर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।